नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सेंट्रल जेल की बाहरी सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जेल के बाहर की जाएगी समय समय पर विशेष पेट्रोलिंग। जेल के आसपास के असामाजिक तत्वों पर रखी जाएगी विशेष नज़र। भोपाल पुलिस और जेल पुलिस ने मिलकर बनाया खास प्लान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ली थी कल महत्वपूर्ण बैठक। अधिकारियों को दिए थे जेल सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश। इस संबंध में माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी बैठक ली है। इसके अतिरिक्त माननीय डीजी जेल ने भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के पालन में पेरीमीटर पेट्रोलिंग भोपाल पुलिस के द्वारा कराई जाएगी और साथ ही में जेल अधीक्षक से लगातार समन्वय भी बना करके रखा जाएगा ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत रिएक्शन दिया जा सके। बाहरी सुरक्षा को लेकर सर लगातार बात की जाए। जो मुख्य रूप से जो पेरीमीटर पेट्रोलिंग है, तो जेल के चारों ओर एक वाहन से पुलिस का गश्ती दल गश्त करेगा, समय समय पर गश्त करेगा, जिससे अगर कोई बाहरी अपराधी किसी प्रकार से कोई योजना बना रहे हैं तो उनको हम पहले से ट्रैक कर पाएँ और उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। शाहजहानाबाद पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने आधा दर्जन दोपहिया वाहनों को बरामद कर लिया है। पूर्व में भी इन आरोपियों के मारपीट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। शाहजहानाबाद पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये आरोपी लंबे समय से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए चोरों के पास से करीब 3.5 लाख रुपए कीमत के आधा दर्जन चोरी गए वाहन बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी दिन के समय वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पहले रेकी करते थे और मौका पाते ही वाहनों को उठा लेते थे। 2 सफलताएं। पहले जो हनुमानगंज थाना है हमारा, वहाँ पे कुछ दिन पूर्व में, 1 हफ्ते पूर्व में एक नकबजनी हुए थे मोबाइल की दुकान में। तो उसमें दीवार में सेंध लगाकर आरोपी अंदर गए थे। तो उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज और वहाँ के जो फ़ोन्स गए थे उसमें कुछ आईफोन भी थे और सैमसंग के हाई एंड फ़ोन वगैरह भी थे। तो हमने कुछ फ़ोन्स को सर्वेलेंस में भी रखा था। उसके आधार पर पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और अभी हम 5 आरोपियों को गिरफ़्तार किया है, जिन्होंने 2 नकबजन जो वहाँ पे नकबजनी किए हैं और उसके बाद एक दुकानदार जो पूरे मोबाइल फ़ोन को ख़रीदे थे और कुछ हाई एंड फ़ोन्स उन्होंने अलग से कुछ लोगों को भी बेचा था। तो इसमें 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। इनसे करीब 42 मोबाइल, जिसमें 3 आईफोन भी है, वो पुलिस ने रिकवर किया है करीब, और 2 गाड़ी जो इनने इस्तेमाल किया था जो नकबजनी के टाइम में और सामान ट्रांसपोर्ट करने में, तो 2 स्कूटर जो मोटरसाइकिल है वो भी पुलिस ने बरामद किए इनसे। और आगे की जो है इसमें और भी कुछ फ़ोन्स मिलना भी है और भी कुछ जगह पे से चोरी करना वो बता रहे हैं। तो पीआर में पुलिस रिमांड में लेके उसकी विवेचना आगे किए जाएंगे। और के रूप में काम कर ये देखिए, इनका किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है पूर्व का। तो इसमें एक आरोपी जो है, वो मेन जो आरोपी है वो राजस्थान के रहने वाले हैं और कुछ महीने पूर्व में जो लॉकडाउन के बाद में वो आए हैं यहाँ पे नौकरी की तलाश में। तो ये भी एक पैटर्न भोपाल में दिख रहा है कि आदतन अपराधी को छोड़ के नए लोग भी जो है, जो बाहर से आया हुआ या जिसका बॉडी ऑफेंस है प्रॉपर्टी ऑफेंस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब तो पुलिस, हम लोग, सरकार भी यह निर्देश है कि हम लोग उन लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं रादर दैन हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो नए माइग्रेंट लेबर्स जो बाहर से आए हैं या जिनका बॉडी ऑफेंस 2 या 3 हो, जो भविष्य में लूट या चोरी ऐसी कोई घटना कर सकते हैं, उनको भी हम चिन्हित करके थानों में उसका मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये एक पैटर्न है कि इनके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और बाहर से आया हुआ माइग्रेंट लेबर है। सुबह सुबह घरों की रेकी कर मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का ऐशबाग पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह मुख्य तौर से देर रात और सुबह के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों से 28 मोबाइल, 3 2-पहिया वाहन, 1 LED सहित 8 लाख रुपए का माल जब्त किया है। ऐशबाग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोबाइल और वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है।
इनके पास से पुलिस ने चोरी के 28 मोबाइल, 2 पहिया वाहन, एक LED सहित 8 लाख रुपए का माल जब्त किया है। DCP साई कृष्णा ने बताया कि आरोपी सुबह सुबह घरों में रेकी करते थे, फिर वारदात को अंजाम देते थे। दो तरह के अपराध होते हैं, एक है संपत्ति, एक है शरीर। तो शरीर संबंधित अपराध जो होता है, जिनको गुंडा कहा जाता है, उनके विरुद्ध 107, 110, जिला बदर, NSA, ये सब कार्रवाइयाँ होती है जिससे वो किसी व्यक्ति को जान की हानि ना पहुंचा पाए। जो माल की हानि है उसमें संपत्ति संबंधी जो अपराधी होते हैं, चोर, नकबजन, लूट वाले, ये होता है कि कोई मारपीट भी कर रहा है, लूट कर, जैसे आज के उसमें देखी, तो उसके कुल अपराधों की संख्या अधिक हो गई, आदतन अपराधी हो गया, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई आती है, 107, 110 की कार्रवाई होती है। जो नकबजन होते हैं वो अकेले भी करते हैं और गैंग के रूप में करते हैं। तो अकेले करते हैं तो उनका हिस्ट्री शीट बनता है, तो वो हिस्ट्री शीटर कहलाते हैं इसलिए, और जो गैंग में करते हैं उनका गैंग हिस्ट्री शीट भी बनता है। तो जो अभी 10 साल के हम चिन्हित कर रहे हैं, चोर, नकबजन, जितने भी संपत्ति संबंधी अपराधी हैं, उनका हिस्ट्री शीट बनाया जाएगा। हिस्ट्री शीटर चेक होता है, जैसे थाने में रेगुलर चेक होता है, तो इनको थाने बुलाकर इनका एक एक का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कितने लोग उस थाना क्षेत्र में पिछले रिकॉर्ड में हैं। और 10 साल का रिकॉर्ड है तो उसमें संख्या भी आ रही है, लगभग 500 से 1000 की संख्या भी है एक थाने की। तो वो चिन्हित करके उनको एक स्थान पे थाने में बुलाया जाएगा और उनके मोबाइल नंबर, उनका करंट स्टेटस, व्यवसाय, वो सब लिखाया जाएगा, फिर जिसको रोटेशन पे चेक किया जाएगा। तो नकबजन का भी वही कार्रवाई होती है, बाउंड ओवर की, इनकी भी वही होती है। अंतर ये कि हिस्ट्री शीटर जो है उनको रेगुलर चेक करके कि अपराध में तो संलिप्त नहीं हो गए, व्यवसाय कोई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी कार्रवाई का वो बनाया जाता है। पर जो गंभीर अपराधी हैं, लूट के साथ मारपीट कर देना, चाकूबाजी करके लूट करना, उनका तो जिला बदर और NSA और ये कार्रवाई भी उसमें होती है लगातार। तो वही अब कर रहे हैं। पहले चरण में जो है शरीर से शुरुआत की थी, शरीर संबंधित अपराधी जो हैं, क्योंकि वो प्राथमिकता है किसी के व्यक्ति को गंभीर जो क्राइम होते हैं उससे वो करने के लिए। दूसरा जो संपत्ति संबंधित हैं, जो चोर नकबजन होते हैं, उनको अब शुरू कर दिया है, 10 साल का रिकॉर्ड। बॉन्ड ओवर टूटेगा सर, यदि अपराधी जो मतलब गुंडा है जो यदि चोरी में जाएंगे या कुछ करेंगे तो बिल्कुल, अगर उसने एक शिकायत काफी है, अपराध भी मतलब अपराध होना आवश्यक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने शिकायत करी कि इसने मारपीट किया है, क्योंकि इसने बॉन्ड भरा है कि अब मैं अपराध करने में संलिप्त नहीं होऊंगा या कोई ऐसी घटना नहीं घटित करूंगा जो अपराध की श्रेणी में आती है, और उसके अगेंस्ट अगर शिकायत है कि उसने कुछ ऐसी घटना की है या बॉन्ड का उल्लंघन किया है जिसपे उसको बोला गया था कि कोई भी ऐसी घटनाक्रम ना करे जो अपराध की श्रेणी में आता हो, वो करने पर उसमें यह है कि बची हुई जो अवधि है बॉन्ड की, उसके लिए उसको जेल भेजा जाता है 122 के तहत। बॉन्ड अपने जैसे मतलब कितने रुपए तक का भरवा रहे हैं ये? राशि जो रहती है वैसे तो उसके जो मजिस्ट्रेट जो पेशी करता है, जो नोटिस हम देते हैं उसमें पेशी होती है। पेशी में वो पुलिस के पक्ष को भी सुनता है, अपराधी के पक्ष को भी सुनता है। जैसे DCP साहिबान 110 में और ACP 107 में बाउंड ओवर करते हैं। तो पक्ष सुनने के बाद जो उसकी स्थिति होती है उसके अनुसार अपने विवेकपूर्ण निर्णय से वो उस राशि को डिसाइड करता है। राशि के साथ में अवधि होती है जेल जाने की। उदाहरण के लिए अगर 110 में 3 वर्ष के लिए अधिकतम बाउंड ओवर होता है, उसने 2 माह बाद अपराध कर दिया किसी आरोपी ने, तो उसका 2 साल 10 महीने जो बची हुई अवधि थी बॉन्ड की, उसमें वो जेल भेजा जाएगा। जो बची हुई अवधि के लिए उसने बोला था कि मैं अपराध नहीं करूंगा, और उसके लिए भी पेशी होती है, 122 में सुनते हैं हम। उसकी अपील फिर जो है वो माननीय न्यायालय में के समक्ष वो रहती है, तो वहाँ पे अपील जाएगा, तो वो जेल उसमें भेजा जाता है। तो बॉन्ड का ये है कि अपराध आपका अलग हो गया, उदाहरण के लिए 323, 294 का मिसलेनियस अपराध किया, उसका ट्रायल अलग चलेगा, उसके बॉन्ड के उल्लंघन पे उसको जेल पहले ही भेज दिया जाएगा। तो वो जो जेल भेजने वाली प्रक्रिया हो, इसलिए कि उसने अपराध घटित नहीं करने का बोला था, अपराध घटित कर दिया। अपराध के हिसाब से राशि नहीं, व्यक्ति के कंडीशन, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके अपराधों की गंभीरता, अपराधों की संख्या, वर्तमान का उसका आर्थिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, क्या नौकरी पेशा है, नहीं है, व्यवसायी है। कुछ प्रकरणों में न्यायालय ने भी आपने बाउंड ओवर किया, देखा होगा, बहुत अधिक राशियों से भी किया, 10-10 लाख 15 लाख की राशि से भी किया, जो देनदार लेनदार होते हैं। तो वो विवेक है जज का, मजिस्ट्रेट का, जो उसमें निर्णय लेते हैं कि कितनी राशि से किया जाए। उद्देश्य ये है कि वो राशि वो गंवाएगा
अगर वो अपराध करता है या अपनी स्वतंत्रता गवाएगा अगर अपराध करता है, तो ये है उसका उद्देश्य। सर नाइट कर्फ्यू हट गया। पूर्व में धामापुर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद द्वारा क्षेत्र में 3 मस्जिदों से स्वीपर हटाने व जांच कर जाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया है, जिसको लेकर आज एसपी ऑफिस में मुस्लिम संगठन ने ज्ञापन देते हुए एसपी को अवगत कराया कि कुछ विशेष संगठन जबलपुर की फिजा को बिगाड़ता चाहते हैं और जिसके चलते वह विशेष समुदाय को टारगेट के बेवजह आरोप लगाते हुए जांच की मांग करते हैं। वहीं मुस्लिम संगठन ने कहा कि पुलिस के अधिकारी स्वयं मस्जिद में जाएं और देखें कि क्या उस पाक जगह पर अनैतिक काम होते हैं जिस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। वहीं मस्जिदों में स्पीकर को लेकर वह विशेष संगठन मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, अभी विगत दिनों आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग जो है घमापुर थाने में जा कर के एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के तत्पश्चात उन्होंने जिस तरह की खुली धमकी मुस्लिम समुदाय की इबादत गाहों के लिए दिया गया है कि उन्होंने खुली चुनौती दी है कि वो अपने हाथों से मस्जिद के स्पीकरों को हटाएंगे। इसके लिए हम बड़ा ही खेद प्रकट करते हैं कि अभी तक शासन प्रशासन ने इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस वजह से आज हम लोगों को मजबूरन होकर के शासन को ये ज्ञापन देना पड़ रहा है कि इस पर कार्रवाई की जाए और जो इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई करके FIR दर्ज करें और उचित दंडात्मक कार्रवाई करें। और दूसरी ये चीज़ कि उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद में इबादत गाहों में जो अनैतिक कार्य होते हैं, तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि हमारी मस्जिदों में जो है 5 वक्त की नमाज़ होती है और 5 वक्त की नमाज़ के बाद हम लोग वहाँ इबादत करते हैं, अपने देश के लिए दुआ करते हैं, अमन और चैन के लिए दुआ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मस्जिद में जो भी अजान होती है 1.5 मिनट, 2 मिनट, पौने 2 मिनट, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। बाकी आगे आप लोग खुद जानते हैं कि दूसरी जगह या दूसरी कम्युनिटी में किस तरह के आयोजन होते हैं, प्रयोजन होते हैं। उसके लिए हमको बड़ा खेद प्रकट होता है कि हम संस्कारधानी में रह रहे हैं और हमारे पड़ोसी को कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है जो कि हिंदू हैं, लेकिन ये कुछ लोग हम सभी लोग हमारे धर्म का आदर करते हैं। हम भी, हमारा धर्म सिखाता है कि सामने वाले मजहब की जो है आप कद्र करो, उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी मत दो, दूसरे धर्म का आदर करना सिखाता है हमारा धर्म। तो ये हमको आहत करने वाला जो मैसेज है, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये हमारी एक अपील है शासन से, प्रशासन से कि इस पर जो है कार्रवाई करे और उन पे जो लोग दोषी, जिस तरह की उन्होंने खुली धमकी थाना परिसर के अंदर दी गई है जो कि असंवैधानिक है, और उस पर कार्रवाई करके उस पर उचित कार्रवाई करें। नाम बताइए। मोहम्मद यासीन खान, ईमान तंजीम। विधानसभा अध्यक्ष का 1 वर्ष पूरा हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी बधाई। विधानसभा में कर रहे हैं पत्रकारों से चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष का उद्बोधन। अभी विधायकों को जो प्रश्नोत्तरी आती है उसमें पूरे प्रश्नों को पढ़ते हैं मंत्री, उसका जवाब देता है। इसमें समय लगता है। मैंने नवाचार किया है कि मैं चिन्हित प्रश्नों को पढ़कर आए और संक्षिप्त में लिख कर ले जाएं, और इससे समय बचेगा और अधिक सवालों के जवाब दिए जा सकेंगे। पूर्व विधायक को बुलाया है, उनसे चर्चा करेंगे और उनकी सुविधा को लेकर चर्चा करेंगे। विधानसभा की अलग अलग समितियां होंगी और उनका अलग अलग स्वरूप होगा। छोटे कर्मचारियों के पास आवास नहीं था, उन्हें तनख्वाह भी कम मिलती है। हमने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्तर कर्मचारियों के लिए तकरीबन 48 मकान आवंटित किए हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे कोई शुभकामना दी है, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि विधानसभा के भीतर जिस दायित्व को निर्वहन के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई, उसके संचालन में बिना आपके शायद जो मैं कर पाए वो कर ना पाता। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी मदद की। तमाम उन प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के हमारे सचेतक, उनके सदस्य, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं कि सबने मिलकर के मुझे संचालन में मदद की, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी सफलता है, मैं ऐसा सोचता हूं, और वो ये है कि साल भर के कार्यकाल के दरमियान किसी माननीय सदस्य की तरफ से आसंदी पर आक्षेप नहीं लगा। ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है। स्वाभाविक तौर पर उसमें एक जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो एक दूसरे के ऊपर, स्वाभाविक है अलग अलग दल है,
विचार अलग अलग हैं, नीतियाँ अलग अलग क्रियान्वयन की सोच होती है। उसके आधार पर जो उनके बीच में वाद विवाद होता है, उसमें कई बार माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि कोई आसंदी से बैठा हुआ व्यक्ति उसका पक्षपात कर रहा है, और उससे मैं अपने को निकाल सका, ये मेरे लिए, मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं शायद ये सबके सहयोग से ही कर पाया, ये मेरी उपलब्धि है। मैं विधानसभा का अध्यक्ष बनने के बाद कई चीज़ों के बारे में सोचा कि उनको नए सिरे से करने की आवश्यकता है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे थे, महिलाओं को अवसर देना, नए विधायकों को अवसर देना, और इस सत्र में भी एक नई चीज़ करने जा रहा हूँ, और उसमें ही संसदीय कार्य मंत्री के सहयोग की आवश्यकता है। और वो ये करने ये जा रहा हूँ कि अभी विधायकों के जो प्रश्नोत्तरी आती है, जब विधायक प्रश्नकाल के भीतर खड़ा होता है तो उसमें वो पूरे प्रश्न को पढ़ता है, फिर मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ता है, इसके बाद कहता है कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, तब वो अगला पूरा प्रश्न पूछता है। अभी मैंने व्यवस्था ये की है कि ये प्रश्न पढ़ने नहीं दूंगा, उत्तर भी नहीं पढ़ने दूंगा, आप पढ़ के आइए और पॉइंटेड क्वेश्चन बना करके पूरा प्रश्न तैयार किए, जिससे मंत्रियों को भी जवाब देने में सुविधा हो। इसके लिए मैंने दूसरी व्यवस्था करके रखी है। हमारे मंत्रीगण जिस दिन उनका विषय आता है उस दिन वो ब्रीफिंग करते हैं, अपने अधिकारियों को बुला करके ब्रीफिंग करते हैं, बात को समझते हैं, प्रश्नों को समझते हैं, उसके उत्तर तो फिर इसके बाद उत्तर के लिए तैयार होते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर कांग्रेस का बड़ा हमला। कांग्रेस मीडिया विभाग के महामंत्री के मिश्रा ने मंत्री सारंग पर लगाए गंभीर आरोप। मंत्री विश्वास सारंग जुआ सट्टा खिलवाने वालों को देते हैं संरक्षण। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सहित पूरी सरकार को इसकी जानकारी। विश्वास सारंग बेरोजगारों को वहीं से कुछ रोजगार दिलवा दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 25 फरवरी को रोजगार दिवस मनाने की घोषणा की है, और हर माह रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 21 लाख असंगठित कामगारों का आंकड़ा राज्यसभा में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। 34 लाख बेरोजगार पंजीकृत दर्ज हैं सरकार के खाते में। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 5.25 लाख लोगों को पिछले 2 सालों में आत्मनिर्भर बनाया, 2 महीनों में आत्मनिर्भर बनाया है, और हर माह 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि किन्हें रोजगार मिला पिछले 17 सालों में, उस पर एक श्वेत पत्र जारी हो। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने अभी पिछले सप्ताह मांग की है कि रोजगार को लेकर कानून बनाया जाए। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि बजट सत्र में इस विषयक प्रस्ताव पारित किया जाए, ताकि नौजवान जो उनके साथ ठगी हो रही है उनसे वो बच सकें। जिस तरह सरकार में 1,15,000 के समथिंग पद खाली हैं, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर हो, क्लास 2 ऑफिसर हो, तृतीय श्रेणी का हो या चतुर्थ श्रेणी का हो, आज बीटेक, पीएचडी और इंजीनियरिंग करे हुए विद्यार्थी सफाई मित्र, चपरासी और ड्राइवर की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। यही सरकार है जो आज रोजगार देने की बात कर रही है। उस सरकार के दौरान रोजगार मांगने वाले दिव्यांगों पर, सहायक शिक्षकों पर, दृष्टिहीन लोगों पर आप लोगों ने ही दिखाया था किस तरह लाठियां पुलिस ने चलाई है। तो जब रोजगार का पर्याय लाठियां, वाटर कैनन और आंसू गैस बन गई हो, तो उस प्रदेश में बेरोजगारी कहां तक फैली होगी, उसकी विभीषिका का अंदाज लगाया जा सकता है। हमारी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे कम से कम झूठ न बोले और इस विषय से एक पत्र जारी करें। जबलपुर स्थानीय उपायुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में पदस्थ लिपिक मनीष परते को लोकायुक्त की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। यह रिश्वत वह आदेश जारी करने के एवज में ले रहा था। थोलायुक्त में पुलिस ने बताया, टिकरिया मंडलम के रहने वाले पवन झारिया की पत्नी आरती झारिया का व्यापम के माध्यम से शिक्षक वर्ग 2 में निर्वाचन हुआ था, जिसका आदेश उप आयुक्त आदिवासी विकास जबलपुर द्वारा जारी होना था। जब पवन झारिया आदेश लेने आया और लिपिक मनीष परते ने बात की तो मनीष परते ने उससे 10,000 की मांग की। श्री पवन झारिया
जो टिकरिया के रहने वाले हैं, जिला मंडला के, तहसील नारायणपुर के, इनकी पत्नी आरती झारिया का व्यापम के माध्यम से शिक्षक वर्ग 2 के लिए चयन हुआ था, जिसके आदेश संभागीय उपायुक्त आदिवासी कार्यालय से जारी होना थे। जब ये आदेश प्राप्त करने के लिए यहाँ आए तो उन्होंने इनसे 10,000 रुपये की मांग की। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू साहब को दिनांक 18 फरवरी को की थी, जिसके सत्यापन किया गया और सत्यापन के बाद आज दिनांक 22 फरवरी को संभागीय उपायुक्त आदिवासी कार्यालय के लिपिक श्री मनीष परते को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये सूचना किसके द्वारा दी गई थी और किस तरीके की इस पर भी और कार्रवाई होने की उम्मीद है? आवेदक पवन झारिया प्रारंभ में ही आपको बताया है। इसके पहले भी कोई शिकायत थी क्या? नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी। सर, आपको लगता है कि ये केस जो पकड़े गए आगे भी इनने कई जगह रिश्वत ली होगी, अजय पहली बार पकड़े? ये अभी मुझे जानकारी नहीं, विवेचना का विषय है, जो विवेचना के दौरान आ सकता है। अभी लगभग कितनी देर कार्रवाई चलेगी जिससे और पुष्टिकरण समझ में आएगा? अभी कार्रवाई चल रही है, प्रारंभिक कार्रवाई अभी चल रही है। उसके बाद ही क्या तथ्य सामने आए? अभी तथ्य आए कि जो आदेश जारी होना था, जो आपको पूर्व में मैंने बताया है, जो आदेश जारी होने थे उसके एवज में इन्होंने 10,000 की मांग की थी। 5,000 रुपये देना तय हुआ था, जो आज दिनांक को 5,000 रुपये लेते रंगे हाथों पकड़े गए। एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पहुंची एक पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की माने तो न्याय के मंदिर न्यायालय में ही पीड़िता के साथ मारपीट जैसा न्याय हुआ है और उसके बाद पीड़िता की शिकायत की भी दरकिनार किया गया था। अब पीड़िता ने न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शरण ली है। शहर के गड़ा फाटक क्षेत्र रहने वाली एक पीड़िता ने मंगलवार में जनसुनवाई के दौरान एसपी ऑफिस पहुंचकर पति द्वारा न्यायालय में मारपीट करने के बात को लेकर न्याय की मांगा है और पीड़िता कृष्णा दाहिया ने जानकारी देते हुए कहा कि उसके पति का तलाक का केस न्यायालय में विचाराधीन है। आज मैं एसपी ऑफिस में अपनी शिकायत लेके आई हूँ कि 18 तारीख को मेरी पेशी थी, तो मैं कुटुंब न्यायालय गई हुई थी 12 साढ़े 12 बजे। तो जो मतलब पेशी में होता है, तो मैं जब गई तो पता चला आज जज साहब बैठे नहीं हैं। तो मैं अगली डेट के लिए अंदर गई, सिग्नेचर करके अगली डेट लेके आ गई तो पता चला मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हुए थे। नवीन सिंह ठाकुर। क्या है वो? अधिवक्ता हैं। तो मैं जब बाहर निकली तो वो खड़े हुए थे 2-4 दोस्तों के साथ। तो उनके दोस्तों ने मुझे बुलाया और बात करने के लिए बोला, तो मैं अपनी बात रखने लगी वहाँ पे। तो मेरे पति ने अचानक वहाँ मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो बाकी के अधिवक्ताएं भी थे, महिला अधिवक्ता भी, जो जिनने बोला भी कि ये गलत है, तुमने कैसे हाथ उठा दिया। बाकी वहाँ से फिर वो निकल गए और यही शिकायत मैं लेके आई हूँ। और ओमती थाने भी गई थी मैं कि मैडम मेरे साथ मतलब जहाँ पे न्याय मिलता है वहाँ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप मतलब कम से कम उनके लिए वारंट तो निकालिए, उनको जेल में करिए। मतलब मैं 4 साल से परेशान हूँ। उसके बाद मैं इसलिए आई न्यायालय कि मुझे न्याय मिले, और यहीं पे मेरे पति द्वारा पीटा जा रहा, जो कि उनने पहले मुझे धमकाया भी था कि बेटा अगर तुम कोर्ट आओगी तो मैं तुम्हें वहाँ मारूंगा, और आज उनने वो कर दिया। मेरी शिकायत पे कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा कुछ हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ कि शायद कुछ कानूनी कार्रवाई हो, मेरे पति को सज़ा मिले। किस चीज़ का केस लगा है? तलाक और खाना खर्चा का लगा हुआ है। कहाँ रहती हैं? गढ़ा फाटक जगदीश मंदिर। आपका नाम? कृष्णा दाहिया। ये सुन्नी यूथ फोर्स के अधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिनके द्वारा ये कहा गया है कि घमापुर थाना क्षेत्र में जो अभी ज्ञापन हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि वहाँ की जो मस्जिद है वो शासकीय भूमि पे बनी है। उनका ये कहना है कि जिन्होंने भी ये ज्ञापन दिया है उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करवा लिया जाए, क्योंकि वो वक्फ की भूमि में बना हुआ है। और जो भी कोई रेडिएंट ग्रुप अगर इस टाइप के ज्ञापन या भड़काऊ चीज़ें करते हैं तो उस पर सरकार वैधानिक कार्रवाई करे, ताकि जबलपुर की जो अमन और फिज़ा है वो ख़राब ना हो। एक प्रकरण आया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका कोई प्रकरण की सुनवाई माननीय न्यायालय में थी, जिसमें उनके पति द्वारा न्यायालय परिसर पे कुछ अभद्रता की गई है, जिस संबंध में थाना प्रभारी ओमती को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण के साक्ष्यों की गंभीरता से जांच करके वैधानिक कार्रवाई करें। कटंगी थाना अंतर्गत देर रात हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। यह हादसा इतना भीषण था कि घटना में मोटरसाइकिल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि देर रात 3 युवक कटंगी की ओर जा रहे थे, वहीं कटंगी की ओर से जबलपुर आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को
सीधी टक्कर मार दी। जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में आग लग गई। वहीं मौके पर 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जहां राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। मैं रात में 8 बजे बंद करके दुकान चला गया रहा घर। इसके बाद मैं घर चला गया। इसके बाद फिर फ़ोन किया सामने वाले ने कि भाई आपकी दुकान में आग लग गई। तो फिर मैं यहाँ पर आया, दुकान में देखा तो बहुत तेज़ी से आग रही। शटर बंद थी, शटर खोले तो शटर उठ नहीं रही थी। बल्ली भी लगाए तो बल्ली टूट गई। इसके बाद में और बहुत से लोग गांव बस्ती के सब लोग आ गए। 150 लोग गांव के आ गए। सरपंच भाई गुलाब पटेल वो भी आ गए। सब लोग आए, आग नहीं बुझ रही थी। फिर उन्होंने फ़ोन किया। टैंकर यहाँ पीछे शादी हो रही थी, शादी समारोह था, वहाँ टैंकर खड़ा था। वो टैंकर आए, सब लोगों ने मदद की तो फिर आग ही बुझाए। कितने लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? 4-5 लाख रुपए का, खाली आइटम भर फर्नीचर छोड़ के। कारण क्या समझ में आया? शॉर्ट सर्किट या कुछ ऐसा? कारण तो हमको यही लग रहा कि भाई शॉर्ट सर्किट से मतलब लाइट से ही मतलब हो सकता है। क्रियल भी नहीं बता सकते क्योंकि अपन थे नहीं। एमपीबी में कुछ शिकायत की है आपने? एमपीबी वालों को फ़ोन किया था लेकिन कोई नहीं आया? तो नहीं आए। और थाने में? फिर थाने में फ़ोन किए तो पुलिस वाले उसी टाइम आ गए थे रात में। वो 11 बजे करीब फिर पंचनामा भी बना के ले गए पुलिस वाले। फिर हम लोग कल गए तो वहाँ पर मतलब अपने रिपोर्ट दर्ज करा दिए हैं। तहसीलदार साहब के यहाँ भी गए थे बरगी, वहाँ भी मतलब आवेदन दे के आ गए। सब नाम बता दें और क्षेत्र बता दें। मेरा नाम है शेख कलाम बहना, ग्राम सोहड़, जिला व तहसील जबलपुर। कल रात को करीब 9:30 बजे कटंगी थाना अंतर्गत जो मोहला मोड़ है उसके पास एक मोटरसाइकिल जिसमें 3 लोग सवार थे और एक दमोह की तरफ से जबलपुर आ रही कार से एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर मौके पे ही 2 लोग की मृत्यु हो गई है और जिनका मृतकों के नाम धर्मचंद सेन और साहिल ठाकुर हैं और एक रंजीत ठाकुर जो है गंभीर रूप से घायल थे, जिनको उपचार हेतु मेडिकल रेफ़र किया गया है। उनको भर्ती कराया गया है, उपचार चल रहा है। और प्राथमिक स्तर पे पता चला है कि मोटरसाइकिल का कार से एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसका टैंक फट गया था, जिस कारण आग भी लग गई थी और उस कारण मोटरसाइकिल पे भी और जो एक घायल हैं उनको भी क्षति गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उनको उपचार के हेतु मेडिकल रवाना किया गया है। रहने वाले कहाँ के हैं सर, कुछ जानकारी? अभी जांच पे है। अभी जो कार चालक हैं वो तो जबलपुर की तरफ आ रहे थे, ये पता चला है। और ये लोग जो मोटरसाइकिल थे ये ग्राम बोरिया से कटंगी की तरफ जाना प्राथमिक रूप से पता चला है। बाकी भी डिटेल्स जैसे भी आती हैं आप लोगों को बताई जाएंगी। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।